the national parties often ignore the regional aspirations. So जैसे हमने कुछ दिन पहले एक आंसर्स भी इसी टर्म पे डील किया था कि रीजनलिज्म इंडिया के लिए हाउ इट हैज बीन like helped in shaping the political discourse या the जो हम बोलते हैं कि कितन क्या बेनिफिट है। और एट द सेम टाइम इसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कॉन्टेस्ट में भी देख सकते हैं कि वहां पे भी हम ये चैलेंज की बात करते हैं कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो क्या जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनल मुद्दे हैं, चैलेंजेस हैं, बात की जाती है, कंसर्न्स की जाती है, क्या वो उसी लेवल पे या उसी कंसर्न के साथ डील की जाएंगी व्हेन देयर वुड बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस। दैट इज वन कंसर्न। एंड या वही बात हो रही है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड के पीछे भी एक रीजन यही है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज दे समवेयर नॉट सो मच कंसर्न अबाउट द रीजनल एस्पिरेशंस। तो इसीलिए जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल भी इम्पोर्टेंट है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग बोथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो strengthening this the federalism setup इसके लिए भी the and the ensuring the health of democracy and again ensuring कि there is trust of people in the current setup। तो दोनों इसे एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। कि मानसिक से बोल सकते हैं रीजनल पार्टी जो होता है उनका अपना एक एस्पिरेशन होता है, अपना एक रिक्वायरमेंट होता है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्टी। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इशू पर ज्यादा कमेंट करता है एज कम्पेयर टू हम्म रीजनल पार्टीज। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा कभी या फिर बाद में, तो रीजनल एस्पिरेशन का क्या? तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देयर आर सेवरल प्रोविजन कि रीजनल एस्पिरेशन के लिए भी राइट फ्रॉम 8 शेड्यूल, राइट फ्रॉम आर्टिकल 371, अपना स्टेट का अलग से सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फेडरल स्ट्रक्चर है हर चीज में। तो आई थिंक वोटर्स आर नो मोर वॉइस वाइज, और उनको पता है कि किनको वोट देना है, एंड उनका जो एस्पिरेशन है एट रीजनल लेवल पूरा हो सकता है किस पार्टी के थ्रू। राइट। रशिया तो यूक्रेन दिस वॉर। टॉक्स अबाउट, हम्म सिंपल है ज़्यादा इसमें नहीं है, कि टॉक्स अबाउट ड्रोन अटैक। ड्रोन रिलेटेड ड्रोन रूल है दैट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द डीजीसीए इन इंडिया। उसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल पायलट। तो उनका एक रहता है, एक मैंडेट रहता है कि आप माइक्रो ड्रोन, मिनी एंड तो लार्ज ड्रोन, इसके अलग अलग मैंडेट है, और आपको परमिशन लेना पड़ेगा जब भी आपको ड्रोन उड़ाना हो तो। हम्म यू फॉलोइंग द यूएन वीटो, रशिया सेज बिग पावर नीड टू स्टॉप स्ट्रैंगलिंग नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया बात किए थे, नॉर्थ कोरिया टू इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटी गुड्स, फूड सिक्योरिटी, इवन उनका जो पावर एरियाज है, फिर हर एक चीज पर, डिफेंस में भी सब चाइना पर डिपेंडेंट है। और चाइना और रशिया अलायंस के कारण भी नॉर्थ कोरिया इज नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया ऑल्सो। तो रशिया इज क्रिटिसाइज बिग पावर्स, वेस्टर्न पावर्स मोस्टली फ्रांस, यूके, यूएस एक्सेट्रा, टू स्टॉप स्ट्रैंगलिंग नॉर्थ कोरिया। उनके पास सैंक्शन कम लगना चाहिए और उनको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट मिलना चाहिए इन द करंट सिचुएशन। तो बाकी यहाँ पे सैंक्शंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया ओवर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है कि तो उस पे रशिया ने भी वीटो किया कि वो आगे और कंटिन्यू नहीं होंगे। बाकी यही है कि ओवरऑल जो नॉर्थ कोरिया के एक्शंस देखने को मिलते हैं, मिसाइल टेस्ट की जाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। तो अगर वो मतलब जो भी प्रोग्राम्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, जो भी लाइक इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, इफ द रूल्स आर फॉलोड देन सिक्योरिटी थ्रेट की तरह उसको नहीं देखा जाएगा। बट अगर ऐसा अपीयर होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, कोवर्ट तरीके से दे आर डूइंग थिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। बाकी यहाँ पे ये कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशनशिप अभी आने वाले टाइम में दे आर स्ट्रेंथनिंग, तो दैट इज इनसे balances put it अब over। इसमें है कि इजरायली एयर स्ट्राइक नियर सीरिया एलेप्पो किल 42, वॉर मॉनिटर रिपोर्ट किए। तो एलेप्पो कहाँ पर है? सीरिया के अंदर में। और इजरायली एयर स्ट्राइक वहाँ क्यों हो रहा है? तो मोस्टली अगर अगर बॉर्डर देखा जाए तो इसराइल और सीरिया के बीच में गोलन हाइट है, नॉर्थ में देखा तो लेबनान है, और वहां पर लेबनान में हिजबुल्ला, यहाँ भी हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया गाजा में, और ह्यूती यमन, यमन बहुत दूर में इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो
गोलन हाइट और सीरियन तो बहुत सारे क्या होते हैं, हिजबुल्लाह यूजेस द आर्मी कैम्प, आर्मी यूजेस द लोकल टेररिस्ट कैम्प टू सप्लाई वेपन्स और मटेरियल्स इनटू द इजराइल। जैसे इंडिया में ऑपरेशन सनराइज किया गया था अगेंस्ट द सेपरेटिस्ट एलिमेंट रिसाइडिंग इन म्यांमार, नागा को सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही इन्होंने फिर स्ट्राइक की। बस नेक्स्ट, डिस्कस पीस फॉर्मूला विद इंडिया सेज यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर। तो पीस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो इंडिया ऑलवेज टॉक अबाउट कि दोनों कंट्री आपस में आए और फिर बात करें, क्योंकि दिस एरा इज नॉट एरा ऑफ वॉर, दिस एरा इज फॉर ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा, यही हमेशा बात करते हैं। और वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, डिप्लोमेसी इज। नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिसेबल पर्सन। तो डिसेबल पर्सन के लिए एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एचसी ने ऑर्डर दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ आईबीएस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उनके अंदर गाइडलाइन जैसे कैसे किया जाए एक्सेसिबिलिटी। तो पहले बात है कि जो उसमें सब टाइटल होता है वो होना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो हिंदी में होना चाहिए। या फिर कहीं और, फॉर एग्जांपल मूवी है वो अगर कनाडा का है तो कन्नड़ होना चाहिए, मलयाली होना चाहिए, वैसे ही सबटाइटल सबको होता है, वैसे नेटफ्लिक्स में से होता है। दूसरा बोल सकते हैं कि, और ऑनलाइन एक एप्लीकेशन हो सकता है जिसमें मूवी भी चल रहा है, जो कंपनी है उनके मोबाइल का देख कर भी साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। या प्री रिकॉर्डेड साइन लैंग्वेज है, वैसे भी कर सकते हैं इसको। और और हैव टू थिंक, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट रोल है तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इट टॉक्स अबाउट कि डिसेबल पीपल इंडिया में है उनको कैसे इंटीग्रेट करें सोसाइटी के साथ। हर एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड डिसेबल एक्सेसिबल और इंक्लूसिव, क्योंकि इंडिया में 2% लोग डिसेबल है, जो ह्यूज पॉपुलेशन है, तो उनको कैसे इंटीग्रेट करें, डिग्निटी कैसे प्रोटेक्ट करें। जो टर्म्स यूज होता है उनके खिलाफ कि लंगड़ा लूला, ये सब यूज नहीं होना चाहिए, उनका डिग्निटी हर्ट होता है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया है कि रिजर्वेशन कैसे उनको प्रमोट करें, सो दैट द गवर्नेंस सिस्टम इज मेड मोर इंक्लूसिव। और ये मतलब ब्रॉडली तो ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ मेजर टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। और अगर जो जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है वो भी खत्म हो सकती है थ्रू दिस। एंड वी कैन से कि एक्सेप्टेबिलिटी अमंग्स पीपल, जो आपने टर्म्स भी बोले, कि वो चीज़ भी एड्रेस हो सकती है। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स और जो स्पेशल पीपल हैं, दे वुड बी सिटिंग टुगेदर एंड वॉचिंग अ मूवी, तो एक्सेप्टेबिलिटी वाला एलिमेंट भी इंक्रीज हो सकता है, जो हमारा हम्म। व्यू हम कैसे देखते हैं उनको, तो दैट्स। रिगार्डिंग द इलेक्शन इन इंडिया, अब 2024 में यूएन के स्पोक्स पर्सन, यूएनजीए के जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूरेस हैव सेड दैट वी आर वेरी मच होपफुल दैट इंडिया वहां पर इलेक्शन होगा जहां पर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो अगर इसका बात किया तो पीएसआर में कॉन्सेप्ट है लास्की थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो उसमें जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर में आता है फिर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, सिविल राइट्स उसके अंदर में आता है। अब बोला जाए तो इंडिया में सिविल राइट्स कैसे दिया जाता है, तो ओवरऑल राइट टू वोट भी है, आपको वोट देने का अधिकार है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ग्रीवांस है, रिडक्शन मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल सबको इक्वल है, एक्सेसिबली इक्वल है, सब कोई वोट कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन एक्स्ट्रा माइल जाती है कि आप वोट कैसे दो, घर में भी आपको दिया जा रहा है वोट देने के लिए, कुछ कुछ जगह पे 85 ईयर्स की ऊपर, और बाकी लोग को पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देने की बात हो रहा है, ई स्वीप पोर्टल अवेयरनेस करने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाता है तो इंडिया प्रोटेक्ट्स पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन। बस।
राइट। बस यहाँ पे यही है कि जो एक्सटर्नल बोला जा रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो बोला, जो रिमार्क्स आए केजरीवाल अरेस्ट के ऊपर, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही बोला कि एनी एक्सटर्नल इम्प्यूटेशन ऑन इंडियाज इलेक्टोरल एंड लीगल प्रोसेस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। वही कि फॉरेन इंट्रूजन जब वही कि इंटरनल मैटर है, वी डू नॉट सपोर्ट एनी अदर कंट्री इंटरफेयरिंग और स्टेटिंग एनीथिंग ओवर दैट। सिमिलरली इंडिया का भी ऐसा कुछ रोल नहीं रहता जैसा आपने बोला भी था यूएस के रिगार्डिंग। So it is the हम्म legal processes are they are driven only by the rule of law. They are constitutionally driven. So that is what is India's stance. हम्म नहीं, यूएन टॉप कोर्ट ऑर्डर इजराइल टू ओपन मोर लैंड क्रॉसिंग फॉर गाजा एड। तो गाजा एड, इट इज अंडर इंटरनेशनल डिजास्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। वो एक कहता है हायर एथिक्स प्रमोट करना चाहिए इन स्पाइट इफ बोथ कंट्रीज एट वॉर। जो ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल है, इट इज अपहोल्डेड बाय एवरी कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। और वो डिक्लेरेशन किया गया था इन द यूएनएचएसडीआर डिक्लेरेशन 1946। तो इसमें बोला जा रहा है कि गाजा एड अगर देना है तो वियना कन्वेंशन के अंदर भी आता है। वियना और जेनेवा बात किए थे कि वियना और जेनेवा क्या होता है। वियना कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज। जेनेवा मोस्टली टॉक्स अबाउट द कि क्या रूल्स अपहोल्ड होना चाहिए ड्यूरिंग वॉर। जेनेवा कन्वेंशन तो उसमें ऐसा है कि आप अगर वॉर में भी हैं तब भी आपको एक तरह से जो एड है टू द कॉमन सिटीजन देना ही पड़ेगा। It is और legal binding order. The court told Israel to take measures without delay and unhindered provision of basic services and humanitarian assistance, including food, water supply, and medical supplies. तो राइट, बस एक फैक्ट यहाँ पे यही है, देयर इज राफा क्रॉसिंग बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। हम्म फिर नेक्स्ट, विल सील एफटीए ऑन अ टर्म्स। तो एफटीए बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके ऊपर एक्टा आता है, फिर सीपा आता है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उस वो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यूए के साथ साइन हुआ है, जापान के साथ साइन हुआ है। एफटीए हाल फिलहाल में अभी साइन हुआ है विद द यूरोपियन एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें स्विट्जरलैंड थे, लिechtenstein थे, आइसलैंड और भी 2-3 कंट्री थे। और भी। तो पीयूष, हाँ नॉर्वे थे। पीयूष गोयल बोलते हैं कि वी विल साइन एफटीए ऑन आवर टर्म्स। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक डेवलप्ड, और धीरे धीरे उनका पता है कि डेमोग्राफिक डिफरेंट हाई है। तो बहुत सारे कंट्री को चाहिए इंडिया का जो मार्केट है वो चाहिए। तो इंडिया होल्ड्स द पावर टू नेगोशिएट फ्रॉम द बेटर पोजिशन। और तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये भी है, हम करंट सिचुएशन या आने वाले 5 साल का विजन लेके नहीं चल रहे, नेक्स्ट 20 30 50 ईयर्स का पूरा टाइमलाइन लेके वी आर साइनिंग दीज एफटीज, तो सो दैट दे आर लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म में इंडिया को फेवर करे। और जैसे लिखा भी है कि यू आर हम्म नेगोशिएटिंग विद $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, नॉट $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सिर्फ आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है। हम्म और इसलिए कारण ही जब एफ्टा साइन हुआ अभी हाल फिलहाल में 4 कंट्री के साथ, तो उन्होंने अग्री किया कि भाई $100 बिलियन लॉन्ग इन द नेक्स्ट 15 10 20 ईयर्स हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, दैट विल क्रिएट 15 लाख जॉब्स। तो वो लीगली बाइंडिंग था, और एफटीए का रोल पार्ट था। ऑफ एमएसएमईज को भी मतलब प्रायोरिटी पे लिया गया। इट इज नॉट ऑलवेज कि जैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर या बिग गाइस बिग कॉर्पोरेट्स के टर्म्स पे आप कि उनके बेसिस पे बिल्ड हो एफटीए, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बाकी यहाँ स्लम हाँ, फ्री क्रिएशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो हाउ टू मेक द कंट्री स्लम फ्री, तो ये सारे सोशल एस्पेक्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो इसमें रेजिंग चिल्ड्रन ऑफ द लाइट, इसमें वी कैन टॉक कि चिल्ड्रन कैन डिस्क्राइब एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। दे आर ब्लैंक पेपर फॉर द पेरेंट्स टू राइट ऑन। जब बच्चे रहते हैं तो वो दे ओनली ऑब्जर्व एंड दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। फिर लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज के बाद दे थिंक, फिर थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर दे इम्बाइब देयर थॉट्स और वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर जो सोसाइटी का एलिमेंट हो गया देख देख करके वो सीखना स्टार्ट करते हैं। दैट इज वाई द रोल ऑफ पेरेंट्स बिकम्स, मदर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। उसके बाद पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट होता है, फादर मदर, फिर सोसाइटी का आता है, जॉइंट फैमिली का आता है, फिर सोसाइटी का हुआ, फिर स्कूल टीचर का हो गया, फिर बाकी लार्जर सोसाइटी इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बाकी सब आता है। तो ठीक है।
इन अ बिड टू प्रोटेक्ट वेल्स पॉलिनेशियन इंडिजिनियस ग्रुप गिव देम पर्सनहुड। तो पर्सनहुड कॉन्सेप्ट सिर्फ वहीं पर नहीं है, इंडिया में भी आया है। गंजेटिक रिवर, यमुना रिवर हैज आल्सो बीन गिवन द आइडिया ऑफ पर्सनहुड। इवन द इंडियन जो हेरिटेज में जो मूर्ति है उनको भी पर्सनहुड दिया जाता है कि जो इंडियन में जो गॉड है, it is said that it is residing in the मूर्ति, or they can file legal claim against the right to property or eviction etc in the Supreme Court, High Court। तो पर्सनहुड से क्या फायदा होता है कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल सिविल राइट्स जो मिलता है एक कॉमन सिटीजन को, पर्सन को, वो अब वेल्स को ही मिलेगा। इसका मतलब उनका भी फंडामेंटल राइट्स है, उनका भी स्टेट का अधिकार है कि वो डीपीएसपी इन्फोर्स करे। तो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट एक्सेट्रा, जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है। इवन फंडामेंटल ड्यूटीज भी होगा इन्फोर्स। हम्म इसलिए बाकी एक फैक्ट यहाँ पे एक 2017 में न्यूजीलैंड ने भी एक लॉ पास किया था जिसमें पर्सनहुड स्टेटस ग्रांट किया गया टू दिस रिवर, वैंगनुई रिवर, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट टू दिस माओरी, एक इंडिजिनस ट्राइब है न्यूजीलैंड की, हमने पीटीक्यू में भी कवर किया, माओरीज इन न्यूजीलैंड। तो इंडिया में बात करते हैं कि गंगा यमुना जैसे स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ये डिबेट चला था कि क्या उनको भी लिविंग एंटिटी ट्रीट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑल्दो ऐसा कोई क्लियर जजमेंट या सर्टेन थिंग्स अभी नहीं निकल के आए हैं, तो क्या इंडिया में एक भी और एक है, कुछ होनी चाहिए? उसमें एक और है कि इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है। इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस एंड कंजर्व व्हेल ग्लोबली। 1946 में आया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग के अंदर में। तो उसमें बहुत सारे कंट्री भी है, इंडिया भी उसमें पार्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो बिग कंट्रीज है जापान और बाकी सब, तो वो वेल्स को यूज करते हैं फूड, एज अ फूड, और उसमें से बाकी सब पर्पस के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए। तो मोस्टली दे आर नॉट अधेयरिंग टू द कोटा, इसमें कोटा लाया गया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। इतने आप कर सकते हो स्टॉक, इतनी स्टॉक आप यूज कर सकते हो, बाकी फिर कंजर्व कर सकते हो। हम्म वेल हंटिंग प्रोविजन है इसमें, कमर्शियल वेल हंटिंग। इट अलाउज नॉन जीरो वेलिंग कोटा फॉर ट्राइबल्स एंड मेंबर नेशन। नॉन जीरो कोटा मतलब एक कोटा लिट दिया जाएगा कि इतने आप लिमिट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लिमिट पास भी होते हैं, पार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान का हर बार, तो इन्फोर्समेंट का पावर नहीं उनके पास। तो इसमें हिस्ट्री, वॉर, लीडर्स आर नॉट ह्यूमैनिटीज होल स्टोरी, गार्डन आर और इमेजिनेटिव डिलाइट। तो इसमें अगर बोल सकते हैं कि हिस्ट्री का जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल, एक ऊपर का ना, हिस्ट्री, वॉर एंड लीडर नॉट ह्यूमैनिटीज होल स्टोरी। हाँ, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पीपल सेंट्रिक हिस्ट्री, वॉर लीडर के बारे में या वॉर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। लेकिन गार्डन को भी वैसे ही देखना चाहिए, राइट फ्रॉम, अगर इंडिया में बात किया है तो अशोक वाटिका, मुगल गार्डन, डिफरेंट टाइप ऑफ गार्डन, कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या डिनोट करता है, पैराडाइज डिनोट करता है। फिर और फिर उस एरा का एक आर्किटेक्चरल प्लान दिखाता है, और सोसाइटी का ब्रिंगिंग दिखाता है, इंटीग्रेशन ऑफ द फ्रूट्स, ऑर्चार्ड, ऑर्चिड, वाटर स्ट्रीम इनटू द गार्डन, वो दिखाया जाता। तो फिर भाई, ग्रोइंग नॉलेज ऑफ फ्लावर बाय टाइम, 100,000 प्लांट्स ऑफ द अर्थ, उसको डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है अभी। गार्डन आर वन वे टू प्रिजर्व एंड लर्न अबाउट द बॉटनिकल गार्डन, एक एग्जाम्पल, एक्स सिटू हम्म कंजर्वेशन। बाकी लाइक गार्डन्स रिप्रेजेंट सैंक्चुरीज फ्रॉम द हार्श लाइट ऑफ रियलिटी। तो इवन स्टेट ऑफ गार्डन्स भी कहीं ना कहीं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ सोसाइटी। आज के टाइम में भी अगर हम बात करते हैं कि उनका मेंटेनेंस, हेल्दी स्टेट, लाइक ट्रीज दे आर बीइंग मेंटेन्ड और नॉट, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग या एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स इट। एक और यहाँ क्वेश्चन उठा है, टीएस एलियट ने कहा कि ह्यूमन काइंड जो है कांट बियर वेरी मच रियलिटी। वो एक सिर्फ एक डायमेंशन है बस, पूरे लिविंग सिस्टम का एक डायमेंशन ह्यूमन काइंड है। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं गॉड का वेस्टर्न कंट्री में, तो गॉड इज ओनली फॉर द ह्यूमंस। उसी में पैराडाइज मिलेगा, आगे आपको जहन्नम मिलेगा या आपको जन्नत मिलेगा। लेकिन जो इंडियन सेंट्रिक है थॉट, इसमें हम लोग बोलते हैं हर कण कण में भगवान। इट दिस शोकेसेस कि अपना जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है फिलोसफी में, ओवर पावरिंग है, ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है, वो नेचर सेंट्रिक है। नेचर क्या, पूरे यूनिवर्स सेंट्रिक है। तो इसमें अगर बात करें रियलिटी, ह्यूमन काइंड इज ओनली वन रियलिटी। वी हैव द पब्लिक स्फीयर,
with war, leaders take place. But if we didn't have a public sphere, we would collapse. Garden represents centuries of half life of reality. उन्होंने बताया कि गार्डन एक एस्पेक्ट हो गया, रिवर्स एक एस्पेक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एक एस्पेक्ट हो गया, सब रियलिटी मिक्स होकर ओवरऑल रियलिटी बनता है, ब्रह्मन जिसको बोलेंगे। राइट। बस यहाँ पे एक बस स्पीशीज ऑफ एंड्स और ये देख सकते हैं, नेम से पूछे जाते हैं, लाइक लीफ कटर एंड्स होती हैं, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट गार्डनर्स, क्वीन एंट भी बोला जाता है इनको। देन बटरफ्लाइज में अगर हम देखें तो ठीक है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो दे आर पॉलिनेटर्स अपार्ट फ्रॉम द बीज दैट आर देयर। ठीक है। Garden reflects a human desire to dominate nature and vulnerable. Many parks move away from that today. तो इसका दो एलिमेंट है, एक है कि गार्डन, थ्रू द यूज ऑफ द गार्डन वी कैन कंजर्व स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ प्लांट और इवन ट्रीज एक्सेट्रा। लेकिन गार्डन जो उसके अंदर में फिर जो अलग अलग एरिया होता है, ग्राफ्ट, यूज ऑफ ग्राफ्ट, यूएस जीएम सीड, फिर जीएम क्रॉपिंग, हाइब्रिड क्रॉप्स, ये दिखाता है कि ह्यूमन के पास पावर हो चुका है कि वी कैन मोल्ड द प्लांट स्पीसीज और चेंज कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल प्रोसेसेस। ये भी एक तरह का डोमिनेशन दिखाता है ओवर लैंड लेबर। जैसे पहले का जो ऑरेंज था वो छोटा था, वाइल्ड ऑरेंज था, राइस भी बहुत छोटा था, अब धीरे धीरे उसको ग्राफ यूज करके, हाइब्रिड यूज करते करते करते, डोमेस्टिकेशन यूज करते हुए, बेस्ट सीड को कलेक्ट करते हुए, फिर से धीरे धीरे राइस बासमती हो गया ओवरऑल। और मतलब ये दिखाता है ना कि वी इंटरवीन अलॉट इनटू द मतलब नेचर। यहाँ पे भी हाँ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर नेचर। तो अगर बोला जाए पीएसआई कॉन्सेप्ट, तो एक कॉन्सेप्ट आता है नैरो इकोलिज्म और एक और वाइड होता है। दोनों में फर्क यह है कि वाइड इकोलिज्म में यह फर्क है कि वी आर थिंकिंग ह्यूमन एज एन एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। लेकिन नैरो इकोलिज्म में बात होता है कि वी आर थिंकिंग ह्यूमन एज अ सेंटर ऑफ द होल अर्थ। अब जब कंजर्व करते हो, पेरिस एग्रीमेंट भी है ना, वो नैरो वाला बात है। वो बोलते हैं कि 1.5 डिग्री पार हो जाएगा, इट विल थ्रेट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट इज व्हाई वी आर कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। तो नैरो थिंकिंग, जो ब्रॉड थिंकिंग हुआ वाइड इकोलिज्म हुआ कॉन्सेप्ट, जिसमें जो इंडियन सेंट्रिक है कि ह्यूमन एक पार्ट है, तो उसको वैसे ही रहना चाहिए, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड अकाउंटेबल, ह्यूमंस आर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाई वी आर कंजर्विंग। तो दोनों का मेंटालिटी और दोनों का इंटेंशन डिफरेंट है। यस। तो इसमें बोल सकते हैं कि कंगना रनौत को बनाया गया है अभी स्टार कैंपेनर, और उनको पार्लियामेंट्री सीट भी दिया है, मंडी सीट से। मंडी कहाँ पे, यूके में, हाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड में, हिमाचल में, सॉरी, हिमाचल मंडी। हिमाचल। हिमाचल में तो उनको दिया गया है, तो दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोकल लेवल में एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन कोई भी हो सकता है, चाहे डेवलपमेंट का होता है या बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी, उनको भी टिकट मिलता है मथुरा से। तो she says that development is a main pole for the BJP. We will do whatever our leadership guides it. What you said? Where is Mandi? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। So why you said UK? There was a mistake, sir. Next. तो बफर स्टॉक्स की यहाँ बात हो रही है, तो वी आर सीइंग कि वीट स्टॉक्स 16 ईयर लो पे हैं। तो देयर इज दिस डिसीजन कि लाइक वीकली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू मेंटेन एंड वी आर एबल टू ट्रैक कि क्या स्टॉक है और कैसे उसको और इंक्रीज किया जा सकता है, हाउ दैट इज चेंजिंग। सो इवन उसके थ्रू भी वी कैन गेट टू नो अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न। तो इट इज एम्ड एट मैनेजिंग फूड सिक्योरिटी ऑल्सो एंड प्रिवेंट होर्डिंग एंड प्राइस स्पेकुलेशन। तो जो बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग ये सब नहीं प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, सो दैट अगेन एक एस्पेक्ट है कि फूड इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल कर सके। एंड देन फोर्स मोटर्स टू शट डाउन द एग्रीकल्चर ट्रैक्टर बिजनेस। सो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ बस एक ये है कि इट विल क्लोज डाउन इट्स एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स बिजनेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो दिस इज फॉर पार्ट ऑफ their प्रोडक्ट रैशनलाइजेशन प्रोग्राम।
तो कोर सेगमेंट पे दे विल फोकसिंग, एक एस्पेक्ट है। एंड बैटरी पैक सिस्टम्स BBL, तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, तो देयर वी आर सीइंग कि स्पेशलाइज्ड, मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, सो जो सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि BBL, बायोमेटल बियरिंग्स लिमिटेड, तो एक स्कॉटलैंड बेस्ड फर्म के साथ एसोसिएशन करके दे डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल बैटरी पैक सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज फॉर ई मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर। तो ऐसी बैटरीज भी है कि चार्ज बैटरीज आप अपने साथ लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं, व्हेन यू रिक्वायर तो यू कैन चार्ज द व्हीकल या फिर जो 2 व्हीलर है। तो हेयर वी आर सीइंग कि ज्यादा कंपटीशन होगा, तो इवन इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्ट है दैट कैन आल्सो गेट मोर रैशनलाइज्ड एंड मोर कॉम्पिटिटिव। प्लस जैसे हम हमेशा बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी या सोडियम आयनाइज बैटरीज, तो दोनों दे फॉर्म द पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल। बैटरी सिस्टम में देखा जाए तो जिंदल स्टिल दे आर नो इन्वेस्टिंग इन ओडिशा फॉर क्रिएटिंग अ बैटरी। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स हो गए कवर। सो वी आर सीइंग कि जैसे ज्यादा फिल्म स्टार्स अल्टीमेटली मतलब पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करते हैं लॉन्गर रन में, या इवन हम देख रहे हैं आज के टाइम में कि इवन ब्यूरोक्रेसी से भी पीपल दे आर मूविंग टूवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो व्हाई इज इट सो, या ऐसा क्यों बोला जा सकता है, मतलब मौशूद इस पे हो कुछ। सकता है इससे कि मोर एंड मोर पीपल आर अवेयर रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स या फिर फिल्म स्टार इनटू द पॉलिटिक्स। दे आर डिमांडिंग मोर लोकल लेवल लीडर्स, मोर ग्राउंडेड लीडर्स rather than leader from the top। तो उनका एस्पिरेशन बदलते जा रहा है। दे नीड मोर जॉब्स, दे आर कंपेयरिंग द इंडिया विद अदर कंट्रीज, दे आर डिमांडिंग मोर मोर एंड मोर। तो वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पर, सिर्फ और सिर्फ उनका जो रोल रहा है बॉलीवुड में या फिर फिल्म स्टार में, वो चीज जिता नहीं सकता। अब राइजिंग इंडिया डिमांडिंग है, दे आर मोर अकाउंटेबल, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टार हैं उनको इंक्लूड किया है, राज्यसभा का सीट मिला है, लेकिन वो एक दिन भी नहीं आए राज्यसभा में। तो वो लोग देखते हैं इसलिए। हम्म तो इम्पोर्ट रिजीम ऑफ IT हार्डवेयर, तो यहाँ स्पेसिफिकली इंडिया US कंसर्न्स बात हो रही है। तो फॉरेन ट्रेड बैरियर्स, स्पेसिफिक रिपोर्ट जो US पब्लिश करता है, USA's नेशनल ट्रेड एस्टिमेट्स रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स। तो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स दे हैव रेज्ड कंसर्न्स ओवर द लैक ऑफ प्रायर स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस ऑन इश्यूज विद इंडिया। तो चेंज इन लाइक ड्यूटीज की जो बात की जाती है, तो उसमें अगेन एक एज अ काउंटर मेजर वी सी कि US फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को यूज करता है। अगर सपोज इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करता है फॉर द गुड्स दैट दे आर एक्सपोर्टिंग, तो एज अ काउंटर मेजर काउंटर वेलिंग ड्यूटी इस केस में यूज की जाती है। तो हम डिफरेंस की भी अगर बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज और डंपिंग ड्यूटीज में, तो डंपिंग ड्यूटीज में ये केस होता है जैसे चाइना के केस पे बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस है उससे भी सस्ते प्राइसेस पे उन गुड्स को डंप किया जाता है दूसरी कंट्रीज में, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है इस केस में। काउंटरवेलिंग जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज देयर। तो ये एक एस्पेक्ट है जो पार्ट ऑफ इशू है। ये बात हो गई है। स्वीपिंग चेंज, तो है वी आर सीइंग MCD, तो रोड लेंथ आइडेंट फॉर द मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, तो यहाँ पे भी वी आर सीइंग की स्पेशलाइज्ड ट्रक्स एंड टेक्नोलॉजीज की एंड दे मूविंग फॉरवर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली दे क्लीन, तो यहाँ क्लीनलीनेस हाइजीन के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड machines required at 1 per 40 kilometer, machines available at present 85, so this is also one of the we can say mechanized way of ensuring जो collection of waste के केस में हम बात कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, तो एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखा जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स में जब भी हम हमेशा इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, एक सबसे पहला एलिमेंट है जो सबको पता होता है, वो यही है कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, उससे आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। ये चीज सबको पता है।
तो रिस्क मिनिमाइज होगा, बट रिस्क एलिमिनेट कभी नहीं होता। अब इसमें भी ये आती है कि आपकी चॉइस क्या है, आप कौन से म्यूचुअल फंड्स में या कौन से पोर्टफोलियोज में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, उस आपके पोर्टफोलियो में भी आपने कौन से स्टॉक्स को, कौन सी कंपनीज को चूज किया है। तो वो भी ये नहीं कि आपने बस एक ग्रुप रैंडमली ग्रुप बना लिया तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। तो यहाँ पे भी अवेयरनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन्वेस्टर्स बिहेवियर की बात करते हैं, और क्यों अब आज के टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वी आर सीइंग कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इतना इंक्रीज हुआ है। वी आर सीइंग कि इवन जो बॉन्ड मार्केट है दैट इज आल्सो डीपनिंग। वी आर सीइंग द नंबर ऑफ आईपीओज जो है दे आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो एज एन अवेयरनेस दिस इज इम्पोर्टेंट। नोइंग अबाउट द बेसिक्स वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मार्केट, या जो हम बबल क्रिएशन की बात करते हैं, हाउ थिंग्स आर एक्चुअली फंक्शनिंग बिफोर इन्वेस्टिंग योर अमाउंट। हम्म इसमें बात किया जाए तो हाउ लैंग्वेज बिकेम ह्यूमन सुपर पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन स्टार्टेड टू यूज साइन लैंग्वेजेस, और फिर नॉर्मल वॉइस था, जेस्चर्स था, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व हुआ, राइटिंग आया, फिर लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हुआ। इट डिपेंडेड ऑन द लोकल क्लाइमेट, टेक्सचर, कंट्री, फिर ट्रेडिशन, क्योंकि और इंडिया में संस्कृत, वहाँ पर लैटिन एक्सेट्रा सब इवॉल्व हुआ। एंड विद टाइम एडिशन ऐड होते गया उसमें, पुराने लैंग्वेज खत्म होते गए, ब्रह्मी स्क्रिप्ट हट गए, अब नए आ गए। उसके बाद इंटरमिंगलिंग ऑफ लैंग्वेज के कारण न्यू लैंग्वेज फॉर्मेशन हुआ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू फ्रॉम द बोथ पर्शियन एंड हिंदी। तो तो बस ओवरऑल यही बोला जा रहा है कि जो बेसिक जहाँ से इसके लैंग्वेज इमर्ज हुई उसको वी आर सीइंग की जो मतलब प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वहां से बाकी फिर रीजनल डायलेक्ट्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। आज के टाइम में इट इज बिलीव्ड कि 400 लैंग्वेजेस जो है दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ दिस ब्रॉन्ज एज के टाइम पीरियड में जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। और मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है तो उसकी वजह से भी अगर हम इंटेलिजेंस या इनोवेशन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी वो और ज्यादा इंक्रीज हुई। फॉर एग्जाम्पल जो डेवलपमेंट्स देखे तो मेटलर्जी जो डेवलप हुआ, राइटिंग उसके बाद इन्वेंट हुई मेसोपोटामिया, चाइना, इन सब रीजन्स में। तो यही कुछ एलिमेंट्स हैं। हम्म इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसका मकसद ये रहता है कि दोनों कंट्री है, बायलैटरल है, जैसे दोनों कंट्री के बीच में ट्रीटी होता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉम द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसस्टेन इंस्टेबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का जो रोल होता है वो BIT के अंदर में होता है। तो इसमें जो UN सिट्रिल है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है विद रिगार्डिंग टू ट्रेड एंड लॉ एंड आर्बिट्रेशन, इट हैज फाउंड दैट इंडिया हैज वायलेटेड द BIT अग्रीमेंट बिटवीन द जर्मनी एंड इंडिया, और उनको पे करना पड़ा बस। Okay, so we are done. Can now conclude, Pravesh. Travis is not there. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द गाइडलाइन एविएशन सेफ्टी DGCA ने किया था। गाइडलाइन के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, 15-25% मोर पायलट चाहिए, इसी कारण प्रॉफिट कम होगा, ओवरऑल टाइम ज्यादा लगेगा, इट विल इम्पैक्ट द पैसेंजर ऑल्सो। रेबीज वी डिस्कस, इट इज पार्ट ऑफ द NDT, और सोल्यूशन क्या है, एंटी रेबीज वैक्सीन, न्यूट्रिशन ऑफ डॉग्स, सेफ्टी होना चाहिए, लोकल स्पेसिफिक जोन पर आपको दिया जाना चाहिए, और क्या वहीं पर आप सिर्फ और सिर्फ खिला सकते हो, और adoption rather than buying of new dogs. Regarding the UNSC, we discussed कि UNSC में it does not have the power to enforce, it depend on the voluntary force given by the country's members. Then we discuss regarding the Great Indian Bustard, critically endangered, mostly residing in Rajasthan, Gujarat, some in Andhra Pradesh, Maharashtra. Solution प्रॉब्लम है, पावर के कारण, लॉस ऑफ ग्रासलैंड के कारण, अटैक के कारण डेथ होता है। सोल्यूशन है अंडरग्राउंड पावर लाइंस, कैप्टिव ब्रीडिंग, यूज ऑफ कैंपा, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनिशिएटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट।
इंडिया अफ्रीका में जब बात करते हैं तो 30% मिनरल्स अफ्रीका में, इंडिया नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट. It also collaborate with the Japan and other Western countries to counter Chinese influence in the African region. और इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है, भारतीय एयरटेल, टाटा ट्रक्स एक्सेट्रा, इन दे आर कैप्चरिंग द मार्केट ऑफ द अफ्रीकन. इंडिया लीडर है ग्लोबल साउथ का, तो उसने उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को इंटीग्रेट किया G20 पे. कीवर्ड साइबर स्लेवरी, उनके विल के खिलाफ उनको कैप्चर किया गया कॉम्बोडिया में, और दे कैरिड आउट साइबर अटैक्स इनटू इंडिया. तो रोल ऑफ I4C और फिर मीटी एक्सेट्रा बाकी का रोल होता है. रिगार्डिंग द accessibility of the PWD, we need more subtitle application, mobile application, so that the जो movies है और फिर learning है, it become more accessible to the PWD. Then we discussed the several aspect. Personhood, यमुना गंगा को मिला है, उसको उससे मिलने के बाद क्या फायदा होता है, उनका सिविल राइट्स वो बढ़ता है, एंड दे कैन ऑल्सो डिमांड अंडर द आर्टिकल 332 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. गार्डन इज एक्स situ कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन एग्जाम्पल. Then we discuss about languages, importance of the languages in shaping our mind and thought, and then also shaping the culture, how culture impacts the language. It is a circular process. Then we discuss about the BEAT bilateral investment treaty, how it is used by the both countries to protect their own investment, private investment also, from the economic and political instability. तो अगर इसका वायलेशन होता है तो द कंट्री हैज टू पे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. ड्यू टू सरकार.